वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। और मैं हूं नीरज जायसवाल एक बार पुनः आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th की फिजिक्स का अगला जो टॉपिक है अवकलन व समाकलन। तो अवकलन और समाकलन के बारे में क्या प्रोसेस है, कैसे इसके बारे में जानते हैं, देखेंगे इसका बेसिक डिटेल यानी शुरुआत से लेके अंत तक की अवकलन और समाकलन किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार हैं और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे भौतिकी में। वैसे अवकलन और समाकलन दोनों का जो उपयोग है भौतिकी में और गणित में दोनों में किया जाता है, लेकिन जो अवकलन है और समाकलन का कुछ पार्ट ये हो भौतिकी में उपयोग किया जाता है। ज्यादातर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन अवकलन समाकलन से आते थे वो भौतिकी से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ उसका उपयोग कुछ सूत्रों का जो है तो भौतिकी में किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे अवकलन और समाकलन के बारे में। तो जो अगला टॉपिक हो जाएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल और समाकलन को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल। तो देखते हैं पहले अवकलन के बारे में। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अवकलन अवकलन का जो नाम ही कुछ पता चला, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट करना है, अलग करना है, कम करना है। तो अवकलन का मतलब ये हो जाता है एक तरह से इसका बेसिक मीन्स ये हो गया घटाना। क्या करना? घटाना मतलब क्या करना है? कम करना है। ठीक है, अवकलन का डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस से क्या हो रहा है? कम हो रहा है उसकी वैल्यू। और अवकलन तो जब भी आप देखेंगे तो पहली बात इसका क्या मीन्स हो जाएगा? कम करना उसकी वैल्यू को। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है वो d अपॉन dx। ये फॉर्मूला होता है d अपॉन dx। अगर ये लगा है तो इसका मतलब क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तीसरा ये अवकलन जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रहेंगे और कुछ जो है इसके अलग अलग प्रमेय रहेंगे। अवकलन के प्रमेय जिसमें अलग अलग सूत्रों के द्वारा उसके प्रमेय को हल किया जाएगा। तो अवकलन और समाकलन दोनों में मेन डिफरेंस ये रहता है, एक दूसरे से ये मान सकते हैं कि ये दोनों आपस में भाई भाई है, क्योंकि अवकलन में जो काम होता है उसका उल्टा क्या होता है? समाकलन में होता है। तो अवकलन में क्या आया था, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट करना है, मतलब घटाना है। किस सूत्र के माध्यम से? d अपॉन dx। यानी कोई अगर फलन होगा y इज इक्वल मान लेते 3x स्क्वायर, तो इस y का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो इसके लिए क्या लगा देंगे? d अपॉन df ऑफ y। यानी हम इस y का क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। तो ये अवकलन के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये उसका प्रतीक हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो जहां पर भी d अपॉन dx लगा है मतलब ये अवकलन होगा। अवकलन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। तो परिवर्तन कब होगा? जब अधिक मान से कम की ओर आएंगे, है ना, या कम से अधिक की ओर जाएंगे। तो d अपॉन dx एक तरह से उसके परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया अवकलन। अब इसके बाद आता है समाकलन। देखते हैं दूसरा क्या है? समाकलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अवकलन का अपोजिट में बताया था कि समाकलन होता है। तो अवकलन में क्या हुआ था? पहले इसको घटाते थे तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? वैल्यू को जोड़ते हैं। दूसरा इसका जो सिंबल होता है वो समाकलन का चिन्ह
ये समाकलन का चिन्ह रहता है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा होता है, dx लगा होता है। तो समाकलन के चिन्ह और ये dx का साइन होगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा अगर समाकलन नहीं लिखा है तो डायरेक्ट इस तरह से लिखा होगा। मतलब कैसे, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल 4 e का पावर x, ये। तो इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने नहीं, y का समाकलन करेंगे, तो y के समाकलन करने के लिए क्या आ जाएगा, y dx, यानी समाकलन किसका कर रहे हैं, y का, और ये चिन्ह हो जाएगा, ये चिन्ह और ये dx। तो x के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये समाकलन का। तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, ये निश्चित समाकलन, दूसरा अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन क्या होता है, जिसकी सीमा क्या हो, निश्चित हो, निर्धारित की गई हो। जैसे अगर किसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 4x² प्लस 2x लिखा है, अब इसको समाकलन करना है, तो समाकलन की जो लिमिट दी होगी, निश्चित समाकलन में मतलब क्या दी रहेगी, उसकी लिमिट दी रहेगी, सीमा दी रहेगी कि हम इस समाकलन को कहां तक हल करेंगे। तो मान लेते हैं इसका i बराबर 1 से लेके i बराबर कहां तक, 4 तक करना, ये लिमिट हो गई। ये वाली जो लिमिट होती है नीचे जो दी रहती है इसको निम्निष्ठ कहते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपर रहती है इसको उच्चिष्ठ कहते हैं, अपर लिमिट। तो जो ऊपर रहता है समाकलन के चिन्ह के ऊपर उसको अपर लिमिट कहते हैं और इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो समाकलन में जो निश्चित समाकलन होगा उसमें सीमा दी रहती है कि हम इसको कहां तक हल करेंगे। इसका जो उत्तर आएगा तो लास्ट में इस निश्चित समाकलन के द्वारा हल किया जाता है। जब इसका क्वेश्चन आ जाएगा, हल कराएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा निश्चित समाकलन को कैसे हल करें। दूसरा जो है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जहां तक वो समाकलन हो जाए, हल हो सकता है, वहां तक हल करने के लिए जो होती है वो समाकलन करने पर उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। इसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब इसमें लिमिट नहीं दी रहेगी। तो इस तरह से ये दो प्रकार हो गए इसके मुख्य रूप से। और इसके जो प्रमेय है, वो प्रमेय जो है तीसरा एक तरह से ये मान सकते हैं कि 1 2 हो गया, ये तीसरा खंडशः समाकलन होता है। ये दो मेन है। तीसरा भी एक आता है खंडशः समाकलन। तो इस खंडशः समाकलन में कई सारे प्रमेय आपको मिलेंगे। तो इसके सूत्र को जब बताएंगे डिटेल से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू वहां पर घटती है, कम होती है, और समाकलन में क्या होती है, जुड़ती है। अवकलन का जो सूत्र था d/dx होता है, और समाकलन का क्या होता है, ये चिन्ह समाकलन का और क्या होता है, dx होता है। तो इसके फार्मूले को देखते हैं, दोनों फार्मूले कैसे याद होंगे, वो याद रखने के तरीके के लिए जो है इन दोनों फार्मूले को एक साथ लिखकर भी बताते हैं कि आप कैसे इसको तैयार कर पाएंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो एक साइड हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन मीन्स क्या हो जाएगा, अवकलन, दूसरे साइड क्या लिख लेते हैं,
इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। ठीक है, तो दोनों की फॉर्मूले एक साथ लिख के बताते हैं आपको कि क्या परिवर्तन रहता है। पहला, अगर हम अवकलन करते हैं किसी अचर राशि का, यानी डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन का क्या हो गया, प्रतीक हो गया, फॉर्मूले का चिन्ह हो गया। तो डी अपॉन डी एक्स अगर 1 है, कोई अचर राशि है, अचर राशि का जब अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसमें ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, सॉरी समाकलन का जो चिन्ह होता है क्या होता है ये, और अचर राशि का जब समाकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स। ठीक है, यानी अचर राशि का अवकलन में क्या रहा मान 0, तो इसमें क्या रह जाएगा, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स होती है 1 के लिए। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं। अवकलन समाकलन को लिखने का मतलब एक साथ ये है कि जो काम अवकलन में होता है लगभग उससे उल्टा काम जो होता है समाकलन में होता है, इसलिए दोनों का जो फॉर्मूला है उसके एक साथ बताने पर जो है तो जल्दी याद हो सकता है। डी अपॉन डी एक्स किसका करते हैं, एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जबकि इसमें क्या हुआ था, अपोजिट हुआ, इसमें अपोजिट हुआ है ना, कि समाकलन क्या कर रहे हैं, किसी भी अगर 1 का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर इसमें हम समाकलन करते हैं एक्स का, वन का कोई भी अचर राशि है उसका अवकलन करने पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे अचर राशि का अवकलन करने समाकलन करने पे क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। फिर ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगर डी अपॉन डी एक्स, यानी अवकलन करना है किसका, एक्स को पावर एन, एक्स है उसकी घात को एन है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, एन जो है शुरू में आ जाएगा गुणे में, और यानी एन गुणे एक्स की घात एन माइनस 1 हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, समाकलन करना है एक्स की पावर एन का डी एक्स, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें जो घात है यानी एक्स की घात, उसमें क्या हो रहा है, एन प्लस 1 हो जाएगा, और यही घात किसमें आ जाती है, बटे में आ जाती है। जैसे कि इसमें बताया कि एन माइनस 1 हो रहा है, इसमें एन प्लस 1। अवकलन में क्या करते थे, घटाते थे, कम करते थे, तो यहाँ पे घात क्या हो रही है, घट रही है, इसमें क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो अगर कोई सूत्र ऐसा मिलता है कि एक्स घात एन है और उसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होगी, घात जो होगी उसमें एक जुड़ जाएगा, और वही सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो समाकलन में यही घात कहाँ आ जाती है, बटे में एन प्लस 1 के रूप में। अगला देख लेते हैं फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है, समाकलन करेंगे, साइन का क्या हो रहा, कॉस, तो कॉस का जो हो जाएगा समाकलन वो होगा साइन एक्स। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। फिर देखते हैं अगला,
फिफ्थ नंबर ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। इसका समाकलन अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अगर हम कॉस एक्स का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जबकि इसी साइन एक्स का हम क्या करेंगे, इसमें समाकलन करेंगे साइन एक्स डी एक्स, इसका उत्तर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस का कर रहे तो माइनस साइन एक्स होगा, और समाकलन कर दिए अगर साइन एक्स का तो क्या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। यानी जिसमें कॉस का इसमें कॉस, इसमें जिसका हम कर रहे हैं अवकलन तो इसमें साइन आ रहा है माइनस में, इसी का उल्टा अगर हम समाकलन कर देंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, उसमें कॉस होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ई का पावर एक्स है। तो इसका अवकलन और समाकलन दोनों सेम होता है, यानी ई का पावर एक्स ही आएगा। समाकलन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई के पावर एक्स के। यानी जो अवकलन और समाकलन है वो दोनों ई के पावर एक्स का अगर हम करते हैं अवकलन या समाकलन, दोनों स्थितियों में जो है इसका मान वही रहता है। फिर देखते हैं अगर tan x डी अपॉन डी एक्स tan x, इसका जो सूत्र होता है अवकलन करने में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, जबकि समाकलन में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, tan। उसी तरह से डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स है, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स है तो उसका हो जाएगा क्या, कॉसेक, लेकिन किसके साथ रहेगा, माइनस के साथ, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो यहां तक आप देखे होंगे कि जितने भी सूत्र थे सब एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। जो अवकलन हो रहा है उसका उल्टा क्या हो रहा है, समाकलन। यानी cos x का अवकलन क्या हो रहा है, sin x, तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x के बाद साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिमिलरिटी है दोनों में कि अवकलन और समाकलन में दोनों में कैसे अंतर है, कैसे तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो एक साथ लिख कर इसके सूत्र को हम अगर देखेंगे तो लगातार जो है तो सारे सूत्र लगभग याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको लिख कर जो है तो अलग अलग याद करना होगा। ये अभी 8 तक हो गया, कुछ और आगे सूत्र मिलेंगे आपको, देखते हैं फिर। देखते हैं डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/, जो है 9th नंबर में डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स से जितना क्या हो रहा है इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx का जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। इसी तरह से 10वां नंबर एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लास्ट फॉर्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स, यानी अवकलन कितना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का,
तो इसका अवकलन क्या आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो उल्टा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एक साथ दोनों सूत्रों को रखने पर यानी अवकलन और समाकलन का, तो इस तरीके से अगर लिख कर याद करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा कि अवकलन का जिसका अवकलन ये हो रहा है उसका उल्टा समाकलन क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिएगा और याद करने में बेहद सरल समझ में आएगा कि किस तरह से याद करें। तो इस तरह था ये बेसिक फॉर्मूले अवकलन और समाकलन पर। अब इस पे आधारित कुछ प्रमेय वाले फॉर्मूले हैं उसको देखो। चलिए अब देख लेते हैं अवकल थ्योरम, यानी अवकलन के जो प्रमेय है, डिफरेंशिएशन थ्योरम और इंटीग्रेशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले हैं। तो अवकल प्रमेय पे आधारित जो फॉर्मूले हैं उसको पहले देख लेते हैं। इसमें दो प्रकार से फॉर्मूले दिए हैं। जैसे d/dx अगर दिया है, ये c हो गया, ये x, ये c क्या कहलाएगा, ये अचर राशि को व्यक्त कर रहा है, और जो x है ये किसको बता रहा है, चर राशि। ठीक है, ये अचर राशि और चर राशि को बता रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर देते हैं, अवकलन किसका करेंगे, चर राशि का। मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा c d/dx, किसका करेंगे, अवकलन x का। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर देंगे और x का जो है तो अवकलन करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 3x³, इसका अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करना है d/dx 3x³। तो ये 3 क्या हो गया, इसमें अचर राशि होगी, और x³ क्या हो गया, इसकी चर राशि होगी। तो हमको अवकलन करेंगे इस सूत्र से, तो क्या आ जाएगा, 3 को बाहर कर लेंगे, d/dx किसका करेंगे, x⁻3। यानी ये 3 कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके बाद अवकलन कर देंगे x की। तो ये पहली प्रमेय होगी। दूसरी प्रमेय ये है कि अगर d/dx u+v दिया है, मतलब एक फलन और दूसरा फलन एक दूसरे के साथ किसमें है, प्लस में हो या माइनस में, प्लस माइनस में, तो उसको कैसे हल करते हैं। इसके लिए सूत्र है कि u को यानी पहले फलन को छोड़ दें, दूसरे फलन का क्या कर दें, अवकलन कर दें। यानी du अपन क्या हो जाएगा, dx माफ कीजिए, इसमें u+-v है, तो du/dx +-dv/dx। मतलब पहले फलन का अवकलन, इसके बाद जो भी चिन्ह है चाहे प्लस हो चाहे माइनस, इसके बाद दूसरे फलन का अवकलन, मतलब u+v अगर इस तरह से दिया है। तीसरा फलन लिख लेते हैं। तीसरा प्रमेय क्या है, d/dx अगर u×v दिया है, गुणनफल के रूप में है। तो जब गुणनफल के रूप में होता है तब क्या करते हैं, u को बाहर कर लिए, दूसरे का क्या करेंगे, फलन, क्या करेंगे, अवकलन। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो पहले को बाहर किए, दूसरे का अवकलन, प्लस अब दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, पहला पद ये दूसरा पद हो गया, तो पहले पद को छोड़कर दूसरे का क्या कर रहे हैं, v का अवकलन। इसके बाद दूसरे को छोड़ के फिर किसका करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा पहले का du/dx। लास्ट इसमें चौथा नंबर जो है, अगर d/dx बटे के रूप में, u/v के रूप में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, जो v है उसका हम क्या करेंगे, u/v के रूप में है अगर, तो v को छोड़ेंगे, ये हर है तो v को छोड़कर दूसरे का क्या करें, अवकलन करें, du/dx, और यहां लग जाएगा क्या, माइनस। अब यहाँ पे v को, u को छोड़ेंगे और किसका अवकलन करेंगे, dv/dx। यानी और बटे में क्या हो जाएगा, जो हर में संख्या थी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
जो हर में संख्या यानी हर को छोड़कर अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेगी हर का अवकलन। एक बार अंश का अवकलन करते हैं, एक बार हर का अवकलन करते हैं, और जो हर में संख्या है वो हर का स्क्वायर हो जाएगा जब u बटे v के रूप में रहेगा। जबकि जब गुणनफल में रहता है तब यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब भाग के रूप में रहता है, बटे के रूप में, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो इस तरह से ये अवकलन के प्रमेय हो गए, 4 प्रकार हो गए। एक अचर राशि है, अचर राशि को बाहर कर लेते हैं, चर राशि का अवकलन करते हैं। दूसरा ये बताया कि अगर प्लस माइनस के रूप में है तो पहले का अवकलन करेंगे, प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है, फिर दूसरे का भी अवकलन। अगर गुणनफल के रूप में है तो पहला पद छोड़ के दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन। गुणनफल में यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। चौथा क्या आ गया, u बटे v के रूप में अगर है अवकलन तो प्रश्न है, तो इसको हम क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़कर हर का अवकलन, और बटे में लगाएंगे हर का स्क्वायर। ये था अवकल प्रमेय यानी अवकलन से संबंधित सूत्र। अब देखते हैं समाकलन से संबंधित। समाकलन प्रमेय में अगर हमको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी का, ठीक है, u v का क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसका सूत्र ये हो जाता है, समाकलन ऑफ u को बाहर करेंगे, दूसरे पद का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे v dx, फिर जो है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर दूसरे पद का यानी पहले पद का क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे, और दूसरे पद का फिर से यहाँ पे समाकलन करेंगे, किसका, v का, और लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, समाकलन करना है dx के साथ। तो ये सूत्र होता है समाकलन प्रमेय में। एक सूत्र है गुणनफल के लिए केवल कि u को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, इसके बाद दूसरे पद का क्या करना है, अवकलन, समाकलन सॉरी, माइनस, फिर du अपॉन dx यानी पहले पद का क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर रहे हैं, और साथ में इंटू है, दूसरे पद का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और लास्ट में इस पूरे जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे का क्या करना रहेगा, ये समाकलन। तो समाकलन का ये चिन्ह हो जाएगा। तो एक ही इसमें है समाकलन प्रमेय के लिए गुणनफल के रूप में रहेगा, या भाग के रूप में रहता है तो उसको हम पहले सरल भागों में तोड़ते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, या उसकी वैल्यू को कुछ मानकर जो है तो हल करते हैं। तो ये हो गया समाकलन प्रमेय का। इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो इस तरह से ये थे अवकलन और समाकलन प्रमेय।